आपने बड़े बुजुर्ग लोगों से सुना होगा कि जिसकी चाहत अधूरी रह जाती है और वह मृत्यु के आगे हार जाते हैं, उसकी आत्मा उसी जगह में फंस जाती है और उसकी आवाज रात के अंधेरे में गूंजती है। दोस्तों, मैं आपका अभिषेक हॉन्टेड हॉरर चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज मैं एक सच्ची घटना लेकर आया हूँ जो मेरे दोस्त की चाची के साथ घटी थी, और ये कहानी मुझे मेरे दोस्त ने मेरे साथ शेयर की है, जो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। मैं इस कहानी में उनका नाम नहीं ले सकता, बट उन कैरेक्टरों को मैं डिफरेंट नेम से बुलाऊंगा। तो आपका ज़्यादा समय न लेते हुए चलो इस कहानी को शुरू करते हैं। मेरा नाम अंजलि है, और आज जो मैं कहानी आपको सुनाने जा रही हूँ वो किस्सा मेरे साथ आज से करीब 2 साल पहले घट चुका है। तो चलिए इस कहानी को मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से सुनते हैं। मैं अलीबाग के वर्सोली गांव में रहती हूँ। हाल ही में मैं 26 साल की हो चुकी हूँ, इसलिए मेरे परिवार ने मेरी शादी अलीबाग के वेरसे गांव में रहने वाले एक अच्छे से परिवार में की थी। मेरे जीवन में बहुत खुशियाँ थी, लेकिन फिर एक दिन हमारे परिवार में एक अचानक हादसा हो गया। मेरा सारा परिवार दुख में चला गया था, क्योंकि मेरे पति की बहन कम उम्र में ही मर चुकी थी, और मैंने सुना था कि उसकी जान हाथ पे चोट लगने से हो चुकी थी, और ये चोट जब वो काम कर रही थी तभी उसके हाथ में लगी थी। मेरे पति ने मुझसे कहा था, जब मैं उसके कमरे में गया था तब मैंने देखा कि उसके मुंह से सफ़ेद फेस निकल रहा था और वो एक ही जगह पर मृत अवस्था में पड़ी हुई थी। मृत्यु कैसे हुई ये पता नहीं, बट सारे लोगों का कहना है कि उसकी मृत्यु हाथ में चोट लगने के कारण ही हो गई होगी, और कुछ घर वालों का कहना है कि उसको उसके बॉयफ्रेंड ने धोखा दिया था, इसलिए उसने पॉइजन पिया और उसके कारण उसकी मृत्यु हो गई थी। थोड़ी देर बाद मैंने देखा मेरे पति की बहन की एक छोटी दोस्त उसकी बॉडी की तरफ आ रही है, और उसका नाम कविता, जो हमारे रिश्ते में भी थी, और उसकी मृत्यु से बहुत जोर जोर से वो रो रही थी, क्योंकि वो उसकी बहुत करीबी दोस्त थी। वो बचपन से ही उनके साथ खेलती थी, अपनी चीज़ों को एक्सचेंज भी करती थी। हाल ही में वो दोनों किसी जगह पर घूमने जाने ही वाले थे, तभी ये कुछ सब उसके साथ हो चुका था। दोपहर करीब 3:30 बजे मेरे पति के बहन का अंतिम संस्कार हो गया। सारा परिवार दुख में था, क्योंकि करीब 24 साल की उम्र में किसी की मृत्यु होना कोई ठीक नहीं है। अंतिम संस्कार होने के बाद मैंने मेरे घर में उसकी एक तस्वीर एक कोने में लटका दी। ठीक 2 दिन शाम के 6 बजे जब मैं मेरे कमरे में अकेली थी, तभी मुझे किसी चीज़ का एहसास हो गया, जैसे कि कोई चीज़ एक जगह से दूसरी जगह में चली गई होगी। मेरे उस चीज़ पे ध्यान नहीं दिया और मैं मेरा काम करने लगी। मैं मेरे काम में बिजी थी, तभी किचन से बर्तनों की गिरती हुई एक आवाज़ मेरे कान में गूंज गई। मैं झट से उठकर किचन की तरफ चली गई और देखा तो कुछ बर्तन नीचे गिर चुके थे। मुझे लगा कि चूहे ने ये सारे बर्तन गिरा देंगे होंगे। मैंने उस समय उस चीज़ों को अनदेखा किया और वहाँ से चली गई। मेरा घर गांव में होने के कारण पुराना था, और उसका जो बाथरूम था वो बाहर की तरफ था। मैं शाम को करीब 10 बजे हाथ पैर धोने के लिए बाथरूम में चली गई। मेरे चारों तरफ अंधेरा था, बस एक लाइट बाथरूम में थी। इसके अलावा चारों तरफ घनघोर अंधेरा था। मैं उसी बाथरूम में मेरे पैर धो रही थी, तभी मुझे अचानक से अनजान आवाज़ सुनाई दी, और ये आवाज़ जैसे कि किसी को अपने तरफ देखने के लिए निकाली जाती है वैसे आवाज़ थी, जैसे कि कोई मुझे शुक 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 करके बुला रहा है। मैंने समझा ये मेरा दिमाग मुझसे खेल रहा होगा, इसलिए मैंने उसे इग्नोर कर दिया। थोड़ी देर बाद फिर से वो आवाज़ मुझे सुनाई देने लगी, और ये आवाज़ पीछे की तरफ खिड़की थी उसकी तरफ से आ रही थी। मैं थोड़ी घबरा गई थी, क्योंकि मैंने सोचा इतने अंधेरे में कोई कैसे आवाज़ ही निकाल सकता है। मैंने जैसे ही पीछे की तरफ उस खिड़की की तरफ देखा तो मुझे किसी की आंखें दिखाई दी, जो मेरी तरफ देख रही थी, और अचानक से वो आंखें इतनी बड़ी हो गई कि मैं उधर ही बेहोश पड़ गई। उसके आगे का मुझे कुछ याद नहीं। करीब 1 दिन के बाद मुझे कुछ याद आने लगा। मैंने मेरे परिवार से पूछा मुझे क्या हुआ था, तभी उन्होंने ऐसा कुछ कहा
कि आज भी जब मैं उस बात को सोचती हूँ तो मेरी रूह कांप जाती है और किसी भी ऐसी जगह पर जाने की हिम्मत नहीं हो पाती। मेरे परिवार ने कहा कि उस रात तुम अपने घर पे एक अजीब तरह की मुस्कान लेकर आई थी और हर वक्त एक ही बात बोल रही थी कि मुझे गजरा चाहिए, मुझे गजरा चाहिए। तभी हम लोगों को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तभी मेरे दादी को ये सारी बात याद आ गई, क्योंकि उसे भी गजरा बहुत पसंद था। मेरी दादी ने तुम्हारे माथे पे कुछ भस्म लगाकर तुम्हें झट से एक गजरा लेकर दिया और कुछ ही देर में तुम शांत हो गई। जैसे ही तुम शांत हो गई तो दादी ने पूछा कि तुम कौन हो। तभी तुम बोली कि मैं नम्रता हूं। तभी सारे लोग एकदम से उठ गए और तुमने ऐसा बोलकर वहीं पर बेहोश हो गए और अब जाकर तुम्हें होश आ गया है। तभी मैं ये सारी बात सुनकर हैरान हो चुकी थी, क्योंकि मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि ऐसा कुछ मेरे साथ हो चुका है। 2-3 घंटे के बाद मेरा सर जोर से दुखने लगा और मुझे कुछ समझ में भी नहीं आ रहा था, इसलिए मैं कुछ देर के लिए अपने बिस्तर पर सो गई। सोकर उठने के बाद मेरी दादी ने मुझे फिर से एक ऐसा कुछ बताया कि वह बात सुनकर मैं अभी भी बहुत घबराई हुई थी। मेरी दादी ने मुझसे कहा कि तुम जब सो रही थी उसके 5 मिनट के बाद फिर से कुछ अजीब तरह से जोर जोर कर हंसकर मेरे पास तुम आ गई और मुझको एक बात बार बार बता रही थी कि कवि कहाँ पर है, कि कवि कहाँ पर है। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तभी अचानक से तुम बोली मुझे मेरा ब्रेसलेट चाहिए, मुझे मेरा ब्रेसलेट चाहिए। तो फिर मेरे दादी ने कवि को बुलाकर उससे कहा कि क्या तुमने नम्रता की कोई चीज़ ले ली है। तभी कवि बोली हाँ, जब हम खेल रहे थे तभी मैंने मेरा ब्रेसलेट उसको दिया था और उसका ब्रेसलेट मैंने लिया था। तभी दादी बोली क्या तुम मुझे वो ब्रेसलेट दिखा सकती हो। तभी कवि ने अपना हाथ से वो ब्रेसलेट निकाल कर मेरे दादी को दे दिया और फिर से उस दादी ने मेरा ब्रेसलेट उस नम्रता को दे दिया और जैसे ही मैंने वो ब्रेसलेट तुम्हें दे दिया, वो ब्रेसलेट तुमने हाथ में पहना और जोर जोर कर हंसकर अपने कमरे में की तरफ बढ़ गई और कमरे का दरवाज़ा बंद कर दिया। सारे लोग घबराए हुए थे और कुछ ही देर में वह दरवाज़ा ओपन हो गया। मैंने देखा तो तुम बेड पर सो रही थी और तुम्हारे हाथ का वह ब्रेसलेट भी गायब हो चुका था। मेरी दादी ने मेरे घर पर कुछ पूजा पाठ रखवा दिया और जो फोटो मेरे कमरे में था वो फोटो निकाल कर नदी में विसर्जित कर दिया। इसके बाद मेरी ज़िंदगी फिर से नॉर्मल हो चुकी थी, बट ये डर अभी भी मुझे बहुत सताता था, क्योंकि ऐसा हादसा मेरी ज़िंदगी में पहले पार हो चुका था। अब मेरी सारी ज़िंदगी बहुत खुशी में चल रही है। तो दोस्तों, ये कहानी यहीं पर ख़त्म हो चुकी है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और अगली कहानी का इंतज़ार कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।